मैं भी आपकी तरह एक सामान्य आदमी हूँ, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ। कहीं कुछ हो गया तो भी उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरे लिए ब्राह्मण समाज बहुत आदरणीय है। मेरा ये 8वां चुनाव है और राजनीति में मैं जब से आया हूँ तब से बहुत कुछ संभाल के बोलता हूँ। कभी भी असामाजिक किसी पे कटाक्ष, कोई लाइन से बाहर कभी क्रॉस करने की कोशिश नहीं करता। बहुत सावधान, बहुत संभल के बोलता हूँ। जाने अनजाने में कैसे एक शब्द किस तरीके से कल से जो घूम रहा है, मैं उस पर ज़रा स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। ब्राह्मण समाज सदा से मैं सालासर जाता हूँ, बराबर पिछले 2 साल के टूरे बनते हैं। भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, और ये जब ये रास्ते दिखाए जाते हैं ये ब्राह्मण के कहने से सीखता आदमी। तो ईश्वर को मानता हूँ, जो ईश्वर की भक्ति करने में जो परिवार पूरे जीवन से लेके अब तक, रामायण से लेके अब तक जो भगवान को मानते हैं वो हमारे आदरणीय है। वही हमें सिखाते हैं कि भगवान क्या है, परमात्मा क्या है। तो मैं कोई ऐसी जाने अनजाने में अगर कोई ऐसा शब्द कोई गलत इस्तेमाल हो गया, हालांकि मैं करता नहीं, ब्राह्मण देवता करके कहा है, उसमें आगे पीछे कुछ कलिपू या कुछ जुड़िया, माफ़ करना, कुछ इंटेंशनली भी आदमी उसमें जोड़ के कर देता है। मेरा ऐसा कोई आशय नहीं था। ऑफ द रिकॉर्ड बहुत चीज़ें होती हैं जो आप हम आपस में बोलते हैं, मजाक है, जीवन है। मैं भी आपकी तरह एक सामान्य आदमी हूँ, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ। कहीं कुछ हो गया तो भी उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरे लिए ब्राह्मण समाज बहुत आदरणीय है। मैंने कल भी कहा था कि घर में शादी हो, विवाह हो, नए कार्यालय का उद्घाटन हो, घर के नींव रखने की बात हो, हर शुभ कार्य के लिए उनसे पूछा जाता है। वो हमेशा आदरणीय है। अगर उससे किसी भी ब्राह्मण भाई को, किसी भी समाज के किसी आदमी को थोड़ी बहुत भी कोई तकलीफ होगी मेरे शब्द से, तो मेरे आदरणीय, मैं उनसे उस शब्दों के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और ये फिर विश्वास देता हूँ कि समाज में सदा ही वो आदरणीय है, अग्रणीय है और सदा रहेगी। ये तो मेरा उस सब्जेक्ट को लेके था। अब आप जो पूछना चाहें पूछे, मैं जवाब दूंगा। सबसे पहला मजेदार सवाल है जी, सारे हरियाणा में चर्चा है हाँ, कि 10 में से 6 भाजपा प्रत्याशी उधार के लाए गए। आप उधार के हैं या विश्वास के? ऐसा है। मैं एक आपसे बताऊं, अगर ये सवाल उठे तो आप सबसे पहले वाराणसी जाके पूछते। मैं मीडिया से पूछता हूँ, कोई बाहर का नहीं है। देखिए, यहाँ वोट किसके नाम के मिल रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी के नाम के मिल रहे हैं। आप उन्हें बाहर का कह दो वोट नहीं डालेंगे। ये हम हिंदुस्तान के हैं, इंडियन है। आपके पासपोर्ट में क्या लिखा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पासपोर्ट में क्या लिखा है? इंडियन लिखा है। मैं बाहर का नहीं हूँ। देखिए, मैं जब पैदा हुआ था तो जिला हिसार था। मेरे उसमें जो डेट ऑफ सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ बर्थ है, उसमें जिला हिसार लिखा है। मेरा जन्म 1945 में हुआ था और तब हिसार, सरसा, भिवानी, फतेहाबाद एक जिला था। मुझे आप कैसे कहेंगे मैं बाहर का हूँ? बाहर का नहीं, उधार का क्या रिश्ता? चौटाला जी का ये कहना है कल कि 400 पार का नारा और उधार के प्रत्याशी। अच्छा, 400 पार का नारा, उधार के प्रत्याशी। उधार के प्रत्याशी, दूसरी पार्टी से लाए गए प्रत्याशी। 6 प्रत्याशी, पंजाब है चाहे हरियाणा में, तो 6 प्रत्याशी। देखिए, मैं इस बात का जवाब दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले जब देश में 1952 का इलेक्शन हुआ था तो मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के बाद, क्योंकि महात्मा गांधी का नाम था, एक बड़ा आंदोलन था, उस करके लोगों ने उस वक्त कांग्रेस को मान दिया था। कांग्रेस के सामने जो विपक्षी पार्टी आई वो स्वतंत्रता पार्टी थी, स्वतंत्र पार्टी, कोई पार्टी नहीं थी। तब सारा ही जितने राजे थे, जयपुर का राजघराना था, बड़ौदा का राजघराना था, मैसूर का था, उदयपुर का था, जोधपुर का था, जितने राजा थे, स्वतंत्र पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी जो विपक्ष में विपक्ष था। उसके बाद सोशलिस्ट, प्रजा सोशलिस्ट भाई, नाथ भाई, मधु दंडवते, बहुत बड़े बड़े, मीनू मसानी, ये उनके नेता होते थे। इसके बाद फिर प्रजा सोशलिस्ट आई, ये कर करके बढ़ते गए। उसके बाद एक सीपीआई पार्टी थी जो कहीं कि बंगाल में, आपका केरला में, कुछ पॉकेट्स में, मणिपुर में वो उनके एमपी बन के आए। सीपीआई भी 2 जगह बट गए।
कांग्रेस पार्टी का अब तक ऑन रिकॉर्ड 14 बार उसका डिवीजन हुआ है, विभाजन हो गया। एक जो चरण सिंह ने लोकदल पैदा करा, फिर वो राष्ट्रीय लोकदल बना, फिर दमकीपा बना, फिर उसके बाद जनता दल बना, फिर उस जनता दल में एक समाजवादी पार्टी बन गई, एक इनेलो बन गया, एक राष्ट्रीय जनता दल बन गया, एक JDU बन गया, एक देवगौड़ा जनता दल बन गया। ऐसे ही जितनी पार्टी थी वो सब टूट सी गई। सोशलिस्ट प्रजा सोशलिस्ट 2 हो गए और कम्युनिस्ट में भी 2 विचारधारा के आ गए। ऐसे ही जनता दल टूट गया। तो ऐसे जब टूट सके तो उसके बाद BJP एक पार्टी थी, पहले भारतीय जनता पार्टी, बाद में जब जनता पार्टी का मिला होकर भारतीय जनता पार्टी अलग है। 1970 के इतिहास के बाद एक पार्टी चली। ये पार्टी अकेली चलती गई, अकेला चलो नारे से चलती गई। आस्ते आस्ते सब आदमी फिर एक लीडरशिप आ जाती है। कभी JP जब देश में आए तो JP कोई पार्टी के आदमी थे, JP मूवमेंट था, JP के नाम के वोट पड़े थे, कोई नेता नहीं था। देश में एक नेता होता है। आज नरेंद्र मोदी देश का एक बहुत बड़ा वैक्यूम था, जो कांग्रेस के खिलाफ लोगों का विद्रोह था, उसके खिलाफ जयप्रकाश नारायण जो वो खड़े हुए। उसके बाद अब कांग्रेस के खिलाफ एक नरेंद्र मोदी जी ने देश में एक बहुत बड़ी कमान संभाली, उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। 1952, 57, 62 में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। कारण था महात्मा गांधी का बड़ा कद था, जलियांवाले बाग को नहीं भूले थे, अंग्रेजों के प्रशासन के खिलाफ लोगों में आक्रोश। एक मिनट सवाल मेरा कंप्लीट तो बहुत लंबी है। आप थोड़ा सा प्लीज तो सुन लेंगे, लेकिन वो उसके बाद आज जो है ना जी, नरेंद्र मोदी पहली बार एक पार्टी की सिंगल पार्टी 2014 में, 2019 में और 2024 में 3 बार प्राइम मिनिस्टर बनने की बात की जा रही है। ये बहुत बड़ा मैंडेट है, देश उनके साथ खड़ा है। 145 करोड़ करने, तो सब चीज़ें छोटी होगी। उसमें आगे हर आदमी देखता है, हमें नेतृत्व चाहिए। देश को इस हालात में कौन देश को आगे लेके जाता है, उसका क्या साथ होगा। सर, अभी आपने कहा था कि आपका जन्म 1945 में होता, 18 मई 1945 आपका जन्म। नहीं, 18 मई में बोला ही नहीं, 45 मैं बोल रहा हूँ सर, 18 मई में नहीं, 28 मई है। 28 मई है। हाँ चलो बोलिए। हाँ, तो उसी हिसाब से आपकी पार्टी ने एक नियम बनाया था कि 75 पार से जो एज क्रॉस कर चुके हैं उनको टिकट नहीं देगी BJP। तो आपके लिए एक विशेष रिलैक्सेशन बढ़ती गई है। कुछ लोगों को मिला, एक मेरे ख्याल में परनीत कौर है जो महाराजा पटियाला की वाइफ है, उन्हें भी अमरिंदर सिंह जी की वाइफ है, शायद उन्हें भी मिला है। ये पार्टी के निर्णय, उसमें आप और हमारा को ना आपसे हम पूछेंगे ना मेरे से पूछेंगे। पार्टी का निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड है, पार्टी की सुप्रीम बोर्ड वो तय करती है। अब उन्होंने मुझे कैंडिडेट मतलब मैं उनका उम्मीदवार मैं वोट मांग रहा हूँ, ऑफिशियली मैं उनका कैंडिडेट। सर, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का बहुत बड़ा मामला आया है। ऐसा भी मामला आया है कि ED से पहले कंपनियां धमकवाई गई, उसके बाद ED रेड हुई, फिर वो देखिए इस इलेक्ट्रोल बॉन्ड देने आई और वो BJP ने बुनाई। इस पे क्या ED की रेड भविष्य में भी अगर BJP आती है तो ED वाला दुरुपयोग चलता रहेगा? इस विषय में बहुत क्लियर हो गया। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद हमारे लॉ मिनिस्टर ने सारा कुछ कह दिया गया, उसमें दोबारा अनावश्यक बात कहने की। सर, हिसार लोकसभा में 4 विधानसभा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और तो संगठन के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं जी। 4 प्रोग्राम कर चुके हैं वो, उसमें ना तो कैप्टन अभिमन्यु नजर आए और ना कुलदीप बिश्नोई, क्या वजह है? देखिए, वो आसाम के जो है प्रभारी बना के भेज दिए गए हैं। पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं, आसाम के चुनाव पहले हैं, उन्हें पहले जाना पड़ा। उनकी ड्यूटी है, ड्यूटी जाके संभालनी होती है। जैसे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, जो हमारे देख रहे हैं वो उन्हें अब पहले आ गए। हमारे चुनाव अभी बहुत लंबे हैं, अभी तो 1.5 महीना पड़ा है, 2.25 महीना पड़े हैं। 2 महीने तो कभी भी वो आई नहीं। एक बार सब वर्कर्स को कह के चल के गए, आपके नोटिस में है नहीं। अगर इतनी बारीकी से आप देख रहे हैं तो ये भी देख लो, वो कह के गए कि रणजीत सिंह की मदद करो, पार्टी के उम्मीदवार की मदद करो, अपने वर्कर्स मीटिंग करके चले गए। ये उन्होंने नारनौद में करी है 3 दिन पहले। भव्य बिश्नोई यहाँ आया था, कुलदीप बिश्नोई से मेरी बात होगी, माननीय मनोहर लाल जी की भी बात है, वो आखिर चुनाव में करेंगे। कहीं गए हुए थे, अब वो आखिर चुनाव में लगेंगे, सब लगेंगे। नहीं है जी, कोई नाराजगी नहीं है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं, इस पार्टी में कोई नाराज है ही नहीं, सब साथ हैं हम एक। सर, आप पूर्व में भी भाजपा में रहे हैं, तो जब आपने भाजपा को छोड़ दिया था तो वो कोई सैद्धांतिक विचारधारा के कारण आपने भाजपा का त्याग किया था या कुछ और अन्य कारण थे? देखिए, दोबारा आज भाजपा में है। घड़ी जो है ना जी, आपकी घड़ी को मानो 9, 10, 11, 12 बजाएगी। 12 के बाद फिर वो वापस 11 पे नहीं जाएगी। पिछला जो हो गया उस पर काटा मारा। घड़ी बाद में 1 से चलती है, अब नहीं चल रही है। मैं अब आ गया पार्टी में, पार्टी के निर्णय के साथ चल रहा हूँ। मुझे नेतृत्व अच्छा लगा, मैं आ गया। तो चुनाव में समय बहुत है, बीजेपी के सभी प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, कांग्रेस या दूसरी पार्टियों ने नहीं किया, तो उसका फायदा मिलेगा बीजेपी को या नुकसान होगा?
देखिए मैं आपसे बताऊं, कांग्रेस प्रत्याशी हमसे पहले घोषित हो जाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना था, हमारे बाद भी घोषित हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं था। ये मोदी साहब का एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, इतना सब जगह आप मीडिया वाले भी जानते हो तो अंदर सभी आप मेरे सामने कह नहीं रहे, वो तो आपको भी पता है कि घोषित पहले हो जाए, अब हो जाए, किसी वक्त हो जाए, सीटें बीजेपी को मिलेंगी, उनके नाम का वोट है, मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीतेगी। मध्य भारत में, लेकिन पिछली बार की अगर बात करें 2019 में उत्तर और मध्य भारत में लगभग सभी सीटें जो हैं जीती हैं बीजेपी ने, काफ़ी मेजोरिटी में जीती हैं। दक्षिण भारत नहीं जीत पाया था, तो अब कहाँ बढ़ती हुई नजर आ रही है, सीटें कहाँ बढ़ती नजर आ रही है? देखिए मैं आपको एक बता रहा हूँ, मेन फाइट कांग्रेस से रहेगी, ये आप मानते हैं। वेस्ट बंगाल में मैं 1977 की बात के लिए कह रहा हूँ, 1977 के बाद जब से जनता पार्टी आई थी उस वक्त, 1977 के बाद वेस्ट बंगाल, आपका उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु, इन 6 स्टेटों में पिछले 47 साल से कहीं भी कांग्रेस सरकार नहीं है। इस सरकार हमेशा बीजेपी या दूसरे अन्य दल आए हैं, तो ऐसा ऐसा कांग्रेस को तकरीबन समाप्त होगी। आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 में से 2 सीट आती है, और उसमें भी अब के चुनाव में सोनिया जी कहे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, और राहुल जी जो है वो अमेठी छोड़ के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जाके वायनाड इलेक्शन लड़े। तो आप ये देखो, ऐसी डिमोरलाइजेशन तो 1970 में भी कांग्रेस में नहीं आई थी जो आज है। और हरियाणा की टिकटें अब तक डिसाइड नहीं हो पा रही, बाकी जगह की कर दी, तो मतलब कोई टिकट लेने को तैयार नहीं। कल हुड्डा साहब ने एक बयान दिया था, परसों की बात होगी, कि मैंने तो मेरे बेटे को लड़ा दिया, दीपेंद्र चुनाव लड़ रहा है। मैं कहूँगा अब ये आपके सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला और शैलजा भी चुनाव लड़े, ये आप भी जानते हैं वो क्यों कहना चाह रहे हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं, और वो कहते नहीं हाँ हम लड़ेंगे। तो आप ये देखो ना, ऐसी डिमोरलाइजेशन कभी भी नहीं है। दीपेंद्र नहीं लड़ेगा तो मैं लड़ूंगा रोहतक से, हाँ कह दिया ना जिन्होंने, हाँ वो मजे ले रहे हैं इनसे कह के। सर 9.5 साल का शासनकाल बीतने के बाद भी भाजपा को विकास के नाम पर वोट ना मांग करके झोली करके वोट मांग नहीं, देखिए कोई भी किसी पे मांगने जाता है तो मांगेगा, इसमें कोई बात नहीं है। वो तो खुद भी एक नारा भी है कि झोली फैला के मारो, आप अपने साधारण बात में भी कहते हैं झोली फैला के। देखिए जब अगले से किसी से मांगना है तो ये हमारे संस्कार हैं कि हम आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं, आपसे कहते थे, आपको विनम्र होना पड़ता है, ये हमारे संस्कार हैं। इसमें कोई वो फैला के इसकी में कोई भाषा लैंग्वेज नहीं होती। हर आदमी, जब आप वोटर सबसे बड़ा हमारा देवता है, उसके पास हम कुछ भी जाके कहें तो उसे सम्मानित करने की बात। लेकिन सर आप कहते आ रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह में से रैली करेंगे हिसाब में, तो अब क्या उम्मीद है, प्रचार के दौरान आएंगे? ये टिकट मिलने से पहले कह रहा था ना जी, हाँ जी, जब तक कोई चर्चा पहले का था कि मैंने करना था, मैंने तब जो देवलाल स्मृति दिवस पे करना चाह रहा था, वो अपने भी चुनाव थे जो आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के समय नहीं मिल सका था। अब मेरा है कि जरूर रैली तो होगी, किस वक्त होगी, कब होगी, ये दिल्ली का कार्यालय और स्टेट का हमारा कार्यालय मिल के तय करेंगे कौन आएंगे। वो दोनों में कोई आएंगे, कोई तीसरा आएगा, समय तो अब जो भी होगी। अब हमारा एक ही ध्येय है कि चुनाव जीतें। सर चर्चाएं हैं कि आप समेत चौधरी देवलाल परिवार से 3 प्रत्याशी इस बार हिसार लोकसभा से चुन सकते हैं, तो आपके चुनाव पर कोई प्रभाव रहेगा दोनों? ऐसा है कि देवलाल बहुत बड़े डेमोक्रेट थे, उनके सामने मैं ओम प्रकाश जी आमने सामने चुनाव लड़े थे। हमारे बच्चे उनका मन करेगा तो लड़ देंगे, पर हमारी जो पारिवारिक जो सामाजिक पराकाष्ठा है वो वैसी बनी रहेगी, वो हम उसमें हम गाली गलौच नहीं होते। ये चुनाव है, लोग दे देंगे। अब मुझे पता नहीं वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो उनका अपना अधिकार है, लड़ देंगे। मैंने कहा सर आपके चुनाव पे प्रभाव रहेगा, आपके वोट बैंक पे चुनाव? मैंने आपसे एक बता दिया, कोई भी लड़े, यहाँ अगर रणजीत सिंह लड़ता या कोई और भी लड़ता तो सीट तो बीजेपी की थी। कहीं भी ऐसी पार्टी है कि जिसमें कभी किसी को लड़ा तो जीतेगा। देखिए हमारे यहाँ से सुखबीर सिंह जौनापुरिया राजस्थान से जाके जीत के आ रहे हैं, हमारे जनरल वीके सिंह गाजियाबाद से 7-7 लाख वोटों से जीते हैं। तो एक बहुत बड़ा बहुमत भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहा है। लोग केवल उनके नेतृत्व को वोट दे रहे हैं, वो देख ही नहीं रहे कि कौन आ रहा है। सर पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने नारा दिया था अब की बार 75 पार, और अब नारा है केंद्र सरकार के बनने के लिए कि बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार, तो उसी तरह ये दावा साबित होगा या आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए आपका अपना अपना रिएक्शन है, आपका ऐसा रिएक्शन है, मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। पर मैं आपको एक बता रहा हूँ, ये आप मन में जानते हैं कि बीजेपी पहले से सीटें बढ़ के आएंगी। पहले
मेरे ख्याल में 300 कितनी थी? 303 थी। 303 थी। ये 303 से बढ़ के आएंगी। ये चुनाव के बाद आप और हम फिर यहीं बैठ के बात करेंगे। 303 से बढ़ के आएंगी। नारा है 400 के पार। अब कितनी आती अल्टीमेटली तो लोगों ने, हो सकता है ये 400 से भी क्रॉस कर जाए। सर हिंदी हत्या का एक स्कूल नहीं खोला गया है, कोई नया हॉस्पिटल नहीं खोला गया है। किस आधार पे वोट मांगोगे? नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांगोगे या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे वोट मांगोगे? सब चीज़ें जोड़ के मांगेंगे। हमारी मैनिफेस्टो में जो आप सब बातें बतानी है, सारी बातें उसमें हैं। लेकिन सर पिछले 9 साल में कोई स्कूल नहीं खोला गया, नया न कोई हॉस्पिटल खोला गया। इस हर हॉस्पिटल के हालात हम लगातार दिखाते रहते हैं जो बनी हुई। मैं आपको एक बताऊं, प्रदेश में बहुत चीज़ें खुली हैं। ये नहीं होता कि इस जिले में क्या खुला, ये नहीं देखा जाता। हमारा बजट बढ़ा है, जो पहले से था उससे बहुत ज़्यादा बजट बढ़ा है। नंबर 2, अम्मा जी हॉस्पिटल एक जो खुला है, पूरे एशिया में सबसे बड़ा हॉस्पिटल फरीदाबाद में खुला है। तो ये बातें नहीं देखी जाती कि कौन चाहोगा। कल एक थर्मल पावर यमुनानगर में खुल गया, कल कोई कह दे कि यमुनानगर में दूसरा थर्मल क्यों खोल दिया। ये विषय नहीं, स्टेट सबकी है। इसमें कोई कहाँ देखा जाता है कि किस एरिया में कितने हमें मेडिकल अगला कहाँ देना है, वो उस हिसाब से देखा जाता है। एक सर्वे होती है, हमारी टीमें होती हैं, देख के करा जाता है। जैसे रिक्वायरमेंट होती है किन लोगों को देना है, उस हिसाब से किया जाता है।